हम पढ़ने वाले हैं 15वें समूह के तत्व। 15वें समूह का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है NS2NP3। इसका मतलब इसके बाह्यतम कोश में कुल 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इन 5 इलेक्ट्रॉनों में 2 s कक्षक में और 3 p कक्षक में उपस्थित हैं। ठीक है, तो अभी भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। तो 2 s कक्षक में और 3 p कक्षक में है। अब यहाँ कौन कौन से तत्व हैं भाई हमको जानना चाहिए। तो यहाँ तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब एंटीमनी का नाम चूंकि स्टिबियम है इसलिए उसका चिन्ह Sb करके लिखा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इनका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक 7 है नाइट्रोजन का, उसमें 8 जोड़ दें तो 8 7 15, 15 में 18 जोड़ दीजिए 33, 33 में फिर 18 जोड़िए 51 और इसमें 32 जोड़ दें तो 83। ये हो गया परमाणु क्रमांक। अब इसके बाद बारी आती है परमाणु क्रमांक के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इसके बाद आप यहां आर्गन लिख सकते हैं। 3p6 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आर्गन प्रदर्शित कर देगा। उसके बाद आप लिखेंगे 3d10 4s2 4p3। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद यहां आप क्रिप्टॉन लिख दीजिए तो आपको 4p6 तक नहीं लिखना पड़ेगा। 4d10 5s2 5p3 हो जाएगा। जेनॉन लिख दीजिए तो आपको 5p6 तक नहीं लिखना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 4f14 5d10 6s2 6p3। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के ये सब तरीके हैं आपके। ठीक है, तो ये तो जनरल बात हो गई, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। अब आती है बारी कि कुछ गुणों के बारे में हम चर्चा कर लें। उसके पहले ये जान लीजिए कि इस समूह का पहला तत्व है नाइट्रोजन। तो ज्यादातर जो प्रश्न होंगे वो इस तरीके से होंगे कि नाइट्रोजन का व्यवहार ऐसा है, बाकी का व्यवहार किसी दूसरे तरीके का है। बाकी तत्व कुछ ऐसा व्यवहार दर्शाते हैं, नाइट्रोजन उससे थोड़ा अलग दर्शा रहा है। तो किसी भी समूह का पहला तत्व अपने समूह के अन्य तत्वों से गुणों में असमानताएं प्रदर्शित करता है। इन असमानताओं को दर्शाने का जो कारण है वो 3 मेन कारण है हमारे पास। तो उत्तर में आपके इन 3 बातों को जो मैं बता रहा हूं उनमें से कोई ना कोई बात आएगी। पहला, सबसे छोटा परमाणु आकार। दूसरा, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता। और तीसरा है रिक्त डी कक्षक की अनुपस्थिति। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लेना बेटा। ठीक है, सभी चेक कर लें और अपना माइक तो ऑफ कर लें। अब आते हैं हम सबसे पहले गुण के ऊपर जिसको कहते हैं भौतिक अवस्था। प्रकृति में कौन किस रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस है, जबकि समूह के बाकी तत्व जो हैं वो क्या है आपके ठोस के रूप में पाए जाते हैं। अब इसका क्या कारण है, इस कारण को अभी किनारे करते हैं, एक और गुण पढ़ते हैं, उसका कारण समझेंगे, फिर यहां आएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो पहली बात समझ लीजिए, भौतिक अवस्था की बात करें तो हमारा पहला प्रश्न जो बन जाता है जिसका उत्तर हम थोड़ी देर बाद देंगे। भौतिक अवस्था, नाइट्रोजन गैस है जबकि समूह के अन्य तत्व ठोस। क्यों?
प्रश्न उठा, भाई ऐसा क्यों है, समूह के बाकी तत्व ठोस है तो नाइट्रोजन को भी ठोस होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन तो गैस है। ठीक है, इसको यहीं छोड़ते हैं। अभी अगले पे आते हैं, परमाणविकता या परमाणुकता। परमाणुकता का मतलब होता है अपना ही अणु बनाते समय उसके कितने परमाणु भाग लेते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि नाइट्रोजन द्विपरमाणु अणु बनाता है, यानी N2 बनाता है, जबकि समूह के अन्य तत्व चतुष्परमाणु का मतलब 4 परमाणु वाले या बहुपरमाणु चतुष्परमाणु अणु बनाते हैं। अब ऐसा क्यों है, हमारा प्रश्न है ये भी क्यों है, इसी का उत्तर हम पहले देंगे। सबसे पहली बात समझिए कि नाइट्रोजन अपने समूह का पहला तत्व है। पहला तत्व होने के कारण इसका परमाणु आकार समूह में सबसे छोटा होता है और इसकी विद्युत ऋणात्मकता समूह में सबसे ज्यादा होती है। कल मैंने आपको बताया था कि बहुबंध बनाने के लिए छोटा आकार और उच्च विद्युत ऋणात्मकता आवश्यक है। मैं उत्तर बता देता हूं, कंफ्यूज नहीं हो। नाइट्रोजन अपने समूह का पहला तत्व है, इसका परमाणु आकार समूह में सबसे छोटा और विद्युत ऋणात्मकता समूह में सबसे अधिक होती है। इस कारण से नाइट्रोजन के परमाणुओं में आपस में बहुबंध या पी पाई बहुबंध बनाने की क्षमता पाई जाती है। पी पाई बहुबंध बनाने की क्षमता पाई जाती है और इसी कारण क्या होता है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु आपस में 3 बंध बना के क्या कर लेते हैं, अपनी संयोजकता को संतुष्ट कर लेते हैं और द्विपरमाणु अणु का निर्माण करते हैं। फिर से देख लीजिए, नाइट्रोजन अपने समूह का पहला तत्व है, इसका परमाणु आकार समूह में सबसे छोटा होता है, विद्युत ऋणात्मकता समूह में सबसे ज्यादा होती है। ये 2 कारण, इस कारण ये दोनों कारण साथ में हैं, इसलिए नाइट्रोजन के परमाणु आपस में पी पाई बहुबंध बना सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकते हैं और इसलिए नाइट्रोजन के 2 परमाणु आपस में 3 बंध या त्रिबंध बनाकर द्विपरमाणु अणु का निर्माण करते हैं। जबकि समूह के अन्य तत्व, इनका परमाणु आकार बड़ा होता है, विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, इसलिए ये पी पाई बहुबंध नहीं बना पाते और पी पाई बहुबंध न बना पाने के कारण क्या होता है कि ये अलग अलग 3 परमाणुओं से जुड़ते हैं। और इस तरह से ये चतुष्परमाणु अणु का निर्माण करते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आते हैं इस प्रश्न के उत्तर, दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आते हैं पहले प्रश्न में। नाइट्रोजन गैस है जबकि समूह के अन्य तत्व ठोस हैं। शुरुआत की लाइन हम वही लिखेंगे कि नाइट्रोजन अपने समूह का पहला तत्व है, इसका परमाणु आकार सबसे छोटा होता है और इसमें पी पाई बहुबंध बनाने की क्षमता पाई जाती है। इस कारण ये द्विपरमाणु अणु बनाता है। द्विपरमाणु यानी 2 परमाणुओं से बना अणु। ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन के एक परमाणु का आकार छोटा है, 2 परमाणु आपस में मिले और एक छोटा अणु बना के तैयार करते हैं। यानी नाइट्रोजन N2 का आणविक आकार छोटा होता है। नाइट्रोजन का आणविक आकार छोटा होता है, इसलिए इसके अणुओं के मध्य अंतराणु आकर्षण बल भी बहुत कम या नगण्य होता है। इसके अणुओं के बल आकर्षण बल नगण्य होने के कारण इसके अणु अलग अलग होते हैं और ये गैस अवस्था में पाया जाता है।
जबकि समूह के अन्य तत्व जैसे फास्फोरस वगैरह की बात करें तो परमाणु आकार भी बड़ा है और 4 परमाणु आपस में मिल रहे हैं, तो ऐसे में बड़ा सा अणु बन के तैयार होता है और आणविक आकार बहुत बड़ा होने के कारण इनमें अंतराणु का आकर्षण बल का मान भी बहुत ज्यादा होता है। इस कारण ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं, 2 गुण तो हमने देख लिए, तीसरा गुण गलनांक और क्वथनांक बहुत सरल है। ऊपर से नीचे आने पर जैसे जैसे आणविक आकार बढ़ता जाएगा, परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा, इनके बीच का आकर्षण बल भी बढ़ता जाएगा और इसलिए गलनांक क्वथनांक का मान भी बढ़ता जाएगा। आयनन ऊर्जा, नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। यहां एक प्रश्न आता है, वो भी मैं आपको बता दूं। वास्तव में ये पहले भी डिस्कस्ड है लेकिन फिर भी बता देता हूं। नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक है। जबकि नियम ये कहता है कि जैसे जैसे हम बाएं से दाएं चलेंगे आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी, तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, इसलिए ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ज्यादा हो गई। क्यों ज्यादा हो गई? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ऑक्सीजन का भी लिख लीजिए और डिब्बा बना के पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरिए। 1 2 3 ऑक्सीजन में भरा जाएगा 1 2 3 और ये 4। तो आप नाइट्रोजन को देखिए, ये अर्धपूरित है। अर्धपूरित का मतलब सभी डिब्बों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, न ज्यादा है न कम है, आधा भरा हुआ है। और ऑक्सीजन न तो आधा भरा है न पूरा भरा है, क्योंकि बराबर नहीं है सब में इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन अर्धपूरित पी कक्षक रखता है जो कि अधिक स्थायी होता है। आपने हुंड के नियम में पढ़ा होगा, अधिक स्थायी होता है और जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी होता है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि जहां पर भी क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन स्थायी विन्यास में होंगे वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा लगेगी। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगेगी, इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं, परमाणु आकार, विद्युत ऋणात्मकता, अपर रूपता। नाइट्रोजन को छोड़ के इस समूह के बाकी सब तत्व अपर रूपता दर्शाते हैं। रासायनिक बंध, ऑक्सीकरण अवस्था, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम ऑक्सीकरण अवस्था को समझते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था, तो अगर ध्यान दिया जाए तो नाइट्रोजन -3 -2 -1 +1 +2 +3 +5 तक बहुत सारा दर्शाता है। ठीक है, जबकि फास्फोरस व अन्य के बारे में बात की जाए तो बड़ी मुश्किल से -3 दर्शाते हैं, फिर +1 +3 +5 वगैरह दर्शाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि नाइट्रोजन इसी समूह का तत्व है लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, जबकि समूह के बाकी तत्व उतनी अधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित
नहीं करते। तो प्रश्न क्या बना हमारा, नाइट्रोजन समूह में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। क्यों दर्शाता है, क्या खास है नाइट्रोजन में? तो सबसे पहली बात, फिर से वही 3 कारणों में से आएंगे हम। नाइट्रोजन अपने समूह का पहला तत्व है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता समूह में सबसे ज्यादा होती है और आवर्त सारणी में लगभग ये तीसरे नंबर पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अन्य तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर सकता है और इसलिए बहुत आसानी से अनेक ऋण ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। -3 करेगा, -2 करेगा, -1 करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि नाइट्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक है, इस कारण अन्य तत्वों के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करके आसानी से ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा सकता है, जबकि समूह के बाकी तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता कम होने के कारण वो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं आसानी से नहीं दिखा पाते, इसलिए नाइट्रोजन अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब आते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। अच्छा, ऑक्सीकरण अवस्था में एक और चीज है, अक्रिय युग्म प्रभाव भी देख लो इसी में। इस समूह के तत्वों में आप देखो कि NS में 2 इलेक्ट्रॉन और NP में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। पहले ये P के तीनों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेगा तो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था आएगी, +3। उसके बाद अगर वो S के भी दोनों इलेक्ट्रॉन यूज कर ले तो +5। इसका मतलब हुआ कि इस समूह के तत्वों की जो सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, +3 और +5। लेकिन जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, यानी कि नाइट्रोजन से और नीचे की ओर बढ़ते हैं, तो हम ये पाते हैं कि S कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बंध बनाने में भाग लेना कम कर देते हैं। तो P के तो ले रहे हैं, P के इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, तो ये वाली ऑक्सीकरण अवस्था आपको आसानी से मिलेगी। सभी तत्व आसानी से P के इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन S के इलेक्ट्रॉन आसानी से इस्तेमाल नहीं होने के कारण ये ऑक्सीकरण अवस्था कम दिखाई देती है। तो इसी प्रभाव को कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। फिर से बता दूं, समूह 15 के तत्वों के बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन P कक्षक में और 2 इलेक्ट्रॉन S कक्षक में होते हैं, इसलिए इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 और +5 होती है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाना कम हो जाता है, जबकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो ज्यादा दिखाई देती है। मतलब तत्व यौगिक किस अवस्था में बनाते हैं, +3, +5 वाले यौगिक कम बनने लगते हैं। ये अक्रिय युग्म प्रभाव है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, रासायनिक क्रियाशीलता। इस समूह के सभी तत्व सिवाय नाइट्रोजन के बेहद क्रियाशील हैं, भयंकर क्रियाशील हैं। फास्फोरस शुद्ध अवस्था में अगर खुले में रख दिया जाए तो 30 डिग्री पे आग पकड़ लेता है अपने आप, मतलब रूम टेम्परेचर जो है उस पे आग पकड़ लेता है अपने आप। जबकि नाइट्रोजन को क्रिया कराने के लिए आपको 3500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना पड़ता है अगर आप उसको ऑक्सीजन से क्रिया कराना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो बाकी तत्व बेहद क्रियाशील हैं, नाइट्रोजन बिल्कुल अक्रिय है, बिल्कुल निष्क्रिय है, आसानी से क्रिया ही नहीं करता है। इसका कारण है नाइट्रोजन में 2 परमाणु त्रिबंध से जुड़े होते हैं। त्रिबंध में एक सिग्मा बंध और 2 पाई बंध होता है, ठीक है ना। अब सीधी बात है, अगर आप 2 लकड़ी को 3 रस्सी से बांधो तो लकड़ियों को अलग करना मुश्किल होगा,
क्योंकि आपको अब 3 बंध तोड़ने पड़ेंगे। तो ठीक ऐसा है कि नाइट्रोजन के अणु में नाइट्रोजन के 2 परमाणु परस्पर त्रिबंध से जुड़े होते हैं, जिसमें एक सिग्मा और 2 पाई होता है। इस बंध को तोड़ने के लिए लगने वाली ऊर्जा, यानी यहां बंध वियोजन ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा होता है, लगभग 945 किलो जूल पर मोल। ठीक है, लगभग 945 किलो जूल पर मोल। अभी दिख रहा है क्या हुआ? आपके यहां शायद नेटवर्क की दिक्कत होगी बेटा, क्योंकि स्क्रीन पे मेरे, अरे नहीं यार, स्क्रीन पे तो मैं पूरा आ रहा हूं। स्क्रीन को आप लोग टेढ़ा कर लीजिए ना, मोबाइल सीधा रखते हैं उसको ऐसे करके देखिए, ठीक है। ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है? वही मैं बोला, क्या होता है कि अलग अलग जगह ना नेटवर्क की स्पीड अलग अलग है, अलग अलग जगह नेटवर्क की स्पीड अलग अलग होने के कारण जो ट्रांजिशन होता है वहां कई जगह आपको कटा हुआ दिखेगा, कई जगह धुंधला दिखेगा, ठीक है। अब बेटा स्क्रीन पे तो मैं जितना बड़ा दिख सकता हूं उतना ही दिखूंगा, है ना। देखते हैं कुछ और कोशिश करके। आपको ये जो लिख रहा हूं वो नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा, मैं थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूं, है ना। तो ठीक है, सुनिए। तो बंध वियोजन ऊर्जा 945, सुनाई तो क्लियर दे रहा है ना? हाँ ठीक है, तो मैं वही लिख रहा हूं जो बोल रहा हूं, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं। तो नाइट्रोजन के बीच बंध वियोजन ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा है। अब इतनी ज्यादा ऊर्जा सामान्य ताप पे नहीं पाई जाती, इसलिए नाइट्रोजन सामान्य ताप पे निष्क्रिय व्यवहार करता है, आसानी से क्रिया नहीं करता है। अगर आपको इसको क्रिया करानी है तो या तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करेगा, और या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर आपको इसको लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हाइड्राइड पे। तो अब मैं थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूं, ना दिखे तो बता देना मेरे को, ठीक है। तो समूह 15 के हाइड्राइड अभी दिख रहा है क्या? ठीक है, फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। तो समूह 15 के तत्व जो हैं वो MH3 प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH, ठीक है। तो ये हाइड्राइड है, इसमें इसका नाम अमोनिया है, इसको फॉस्फीन कहते हैं, आर्सीन, स्टिबीन और बिस्मथीन, इन जोड़ दिया, ठीक है ना। अब इनके गुण जानते हैं, हम इनके गुणों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं बोलता रहूं, आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं इसको, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे इस चैप्टर के शायद मेरे पास PDF होंगे तो मैं भेज दूंगा, ठीक। पहला, सबसे पहली बात हम देखेंगे, जल में इनकी विलेयता या भौतिक अवस्था देख लो। चलो, भौतिक अवस्था, इसमें सब के सब गैस हैं। पहली बात, सभी गैस हैं। दूसरा, सब के सब जल में विलेय है। तीसरा, अमोनिया को छोड़ के सब विषैले, ठीक है। तो एक ही चीज में 3 बात आ गई, सभी हाइड्राइड गैस हैं,
सभी हाइड्राइड जल में घुलनशील हैं, सभी हाइड्राइड अमोनिया को छोड़ के विषैले या जहरीले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जल में विलेयता की बात करते हैं, कितना घुलता है जल में विलेयता। तो अमोनिया से बिस्मथीन तक विलेयता घटती है। विलेयता क्या होगी? घटती है। अब इसका कारण क्या है? अमोनिया पानी में घुल के जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है, इसलिए अमोनिया बहुत अधिक मात्रा में पानी में घुलनशील है। 1 लीटर पानी में 700 लीटर अमोनिया घोल सकते हैं आप, ठीक है। जबकि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, यानी अमोनिया से फॉस्फीन, फॉस्फीन से आर्सीन, तो आप पाएंगे कि अब हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता घटती जा रही है। हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता घटेगी तो स्वाभाविक तौर पे विलेयता भी घटेगी, ठीक। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, स्थायित्व। खाली स्थायित्व लिखा हो सकता है या तापीय स्थायित्व भी लिखा हो सकता है। स्थायित्व या तापीय स्थायित्व क्या है? तो स्थायित्व का मतलब है अगर हम गर्म करें तो किसके बंध पहले टूट जाते हैं। जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बंध हैं, वो अगर टूट गए तो हम कहेंगे इस पॉइंट तक स्थायी था, इसके बाद अस्थायी हो गया, टूट गया। जब तक नहीं टूटेगा तब तक वो स्थायी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो हमने ये देखना है कि कौन कितना स्थायी है। हमने ये देखा कि अमोनिया से बिस्मथाइन तक या बिस्मथीन तक स्थायित्व घटता है। यानी सबसे ज्यादा स्थायी कौन है? अमोनिया सबसे ज्यादा स्थायी है, उससे कम स्थायी है फॉस्फीन, उससे कम स्थायी है आर्सीन, उससे कम स्थायी है स्टीबीन और सबसे कम स्थायी है बिस्मथीन। अब प्रश्न था ऐसा क्यों? क्योंकि विज्ञान में आप बिना क्यों जाने आगे नहीं बढ़ेंगे। तो देखिए बहुत सरल, नाइट्रोजन का परमाणु आकार छोटा होता है, फास्फोरस का उससे बड़ा, आर्सेनिक का और बड़ा। तो सीधी बात है हाइड्रोजन के साथ बने बंध की लंबाई भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो समूह में ऊपर से नीचे चलने पर केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ने के साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन या M और H के बीच जो बंध होता है, केंद्रीय परमाणु और हाइड्रोजन के बीच के बंध की लंबाई बढ़ती है। बंध की लंबाई बढ़ने के साथ बंध की मजबूती कम होती जाती है। यानी यहां बंध ज्यादा मजबूत है, नहीं टूटेगा, यहां थोड़ा कमजोर है, यहां और कमजोर, आगे जाओगे तो और कमजोर। तो बंध की मजबूती घटती जाती है, इसलिए स्थायित्व भी क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। अब आते हैं हाइड्राइडों के बारे में। एक और चीज आप देखें, इसमें क्वथनांक, मैं सीधे आता हूं क्योंकि आपके में बहुत ज्यादा डिस्कस्ड नहीं है। क्वथनांक, उबालने के लिए कितना तापमान चाहिए? वास्तव में अगर हम देखें तो फास्फीन से ज्यादा क्वथनांक चाहिए आर्सीन के लिए, आर्सीन से ज्यादा चाहिए स्टीबीन के लिए और स्टीबीन से ज्यादा चाहिए बिस्मथीन के लिए। मैंने अमोनिया नहीं लिखा क्योंकि अमोनिया के लिए हमको फास्फीन से ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अब ऐसा क्यों हो गया? उल्टा क्यों? उल्टा इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन अपने समूह का पहला तत्व है। इसकी उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण N और H के बीच का बंध प्रबलता से ध्रुवित रहता है, यानी कि बंध का इलेक्ट्रॉन किसकी ओर खींचा रहेगा? नाइट्रोजन की ओर। तो हाइड्रोजन पे थोड़ा सा धन आवेश, नाइट्रोजन पे थोड़ा सा ऋण आवेश आएगा और इस तरीके से
अमोनिया के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बन जाता है। ठीक है, तो हमने ये पाया कि नाइट्रोजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण N और H का बंध जो है वो प्रबलता से ध्रुवित रहता है। प्रबलता से ध्रुवित होने के कारण अमोनिया के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अब यह हाइड्रोजन बंध अमोनिया के अणुओं को एक साथ समूह में संगुणित रखता है, एकत्रित रखता है, और इस कारण अमोनिया का क्वथनांक फॉस्फीन से अधिक होता है। ठीक है, अब आते हैं हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और ऑक्सी अम्ल हैं। तो मैं आपको आज केवल नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड और उनकी संरचना बता देता हूं। तो आते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ढेर सारे ऑक्साइड हैं, जिनमें पहला है नाइट्रस ऑक्साइड। फार्मूला है N2O, संरचना है N ट्रिपल बॉन्ड N एरो O, O पे माइनस N पे प्लस। ठीक है, दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो N2O5 में अगर हम देखें तो ये है NON डबल बॉन्ड O एरो O डबल बॉन्ड O एरो O, O पे माइनस N पे प्लस, O पे माइनस N पे प्लस। तो ये है आज की क्लास।